हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो हम लोगों ने न्यू एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करी थी उसमें हम अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू कर रहे थे। क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके थे। हम लोगों ने इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एनिमल्स में भी पढ़ लिया था। और हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी में जो न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस होता है, कैसे डाइजेशन होता है, वो सारा हम लोगों ने रीड आउट कर लिया था। और आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। इसमें मैंने सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, कैसे फूड माउथ के थ्रू ईज़ोफेगस में जाके उसके बाद स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो रिलीज़ आउट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ भी ली थी और इसे आपने एक बार रिवाइज़ भी कर लिया होगा, जिससे आपके फिर से ये क्लियर हो जाए टॉपिक और अच्छे से जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो आपको याद रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगी न्यू वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और जिससे आप अपने सारे एनसीईआरटी के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसमें हम लोग सारी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अच्छे से रीड आउट कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था सारा पूरा प्रोसेस कैसे चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में। इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, ये आपको मोर टू नो में दिया हुआ था कि डेंटल को कैसे केयर, मतलब हम लोगों के जो टूथ होते हैं उनको कैसे केयर रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में। अगर वो ख़राब हो जाते हैं ना तो फिर उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो कभी कभी टूथ डिके हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको निकलवाने भी पड़ते हैं, मोलर्स या पी मोलर्स। तो उससे आपकी मेंटल एक्टिविटी पे भी फ़र्क होता है, क्योंकि जो अपर वाले टूथ होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। अगर उनमें कोई भी इशू आ जाता है, अगर आपको उनको निकालना पड़ता है, तो उससे आपके ब्रेन की भी फंक्शन को थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम लोग उसको ही थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि कैसे हमें अपने डेंटल की केयर रखनी चाहिए। डेंटल केयर्स और टूथ डिके कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटाइन। ये कह रहे हैं ना कि अगर आप डेंटल केयर्स, मतलब डेंटल कैरीज एंड टूथ डिके, अगर कोई भी ख़राब हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है, तो जो उसका हार्डेस्ट पार्ट होता है ना, इनेमल वाइट कवर जो आपने देखा है, और डेंटाइन अंदर के पार्ट को कहते हैं। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है टूथ का, अंदर को होता है, ठीक है। ये इनेमल हो जाता है आउटर वाला, अंदर डेंटाइन कहते हैं। तो जो इनेमल होता है ना वो धीरे धीरे सॉफ्ट लूज़ होने लगता है और वो टूटने लगता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है कि इट बिगिंस when bacteria acting on sugar produces acid that soften and demineralize the enamel। क्या होता है, अगर आपके टूथ पे जगह होती है दांतों के बीच में, अगर वहाँ पे शुगर रह जाती है तो माउथ है वो एयर के कांटेक्ट में तो रहता है, या तो वहाँ पे ना बैक्टीरिया आ जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड किसी भी चीज़ को कट कर सकती है। तो उसी के कारण क्या होता है ना, जो मतलब जिस सब्सटेंस से, केमिकल से बना हुआ है हमारा टूथ, वो धीरे धीरे करके हटता जाता है, वहाँ पे से वो रिमूव होता जाता है। किसके एक्शन से? एसिड के एक्शन से। इसके कारण क्या होता है, तो जो हमारा टूथ होता है वो लूज़ होने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है। और टूथ तो आप लोग जानते हैं सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है हमारी बॉडी में, अगर क्योंकि उसे बहुत सारे च्यूइंग की एक्टिविटी करनी होती है। इन्होंने वही बोला है, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म द डेंटल प्लैक। और कभी कभी आपने देखा होगा ना, येलोइश से हो जाते हैं टीथ, उन पे येलो येलो से कुछ दिख रहा होता है। क्या होता है ना, फूड पार्टिकल के साथ साथ ना बैक्टीरिया के सेल्स वहाँ पे चिपक जाते हैं, और उसको आप क्लीन नहीं करेंगे ना तो वो वहाँ पे एक तरीके से सब्सटेंस क्रिएट कर देते हैं येलो कलर का, जो कि हमारे टूथ को ख़राब कर देता है। उसी को हम लोग डेंटल प्लैक भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज द प्लेक कवर्स द टीथ। फिर क्या होता है, जो फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड सिक्रीट करते हैं वहाँ पे जब बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर जैसे कहने को सलाइवा जो होता है उसमें न्यूट्रलाइज करने का एक्शन होता है, वो अपने आप माउथ को क्लीन करने का एक्शन परफॉर्म करता रहता है। लेकिन जब टूथ के ऊपर कोई और चीज़ की कवरिंग हो जाएगी तो वो टूथ को क्लीन नहीं कर पाएगा सलाइवा, तो फिर उसके कारण और बढ़ जाएगा आपका टूथ का डिके। तो इसीलिए कहते हैं, ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड,
इफ़ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प एंड कॉजिंग द इन्फ्लेशन एंड इन्फेक्शन। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करेंगे, मतलब खाना खाने के बाद हमको गार्गल भी कर लेना चाहिए कि कोई भी फूड पार्टिकल हमारे टूथ में ना अटका रह जाए, क्योंकि अगर वो अटका रहेगा तो उसके साथ बैक्टीरिया वहाँ पे फॉर्म करेगी प्लैक, जिसके कारण आपके वो एसिड प्रोड्यूस करेगी बैक्टीरिया, फिर वहाँ पे आपके टूथ में क्या होगा, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी और फिर वो ख़राब होने लगेंगे। इसके कारण पल्प इकट्ठा हो जाता है कभी कभी, या फिर इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है या कोई और इन्फेक्शन हो जाता है जिससे हमारे टूथ के एरिया में पेन होता है, फिर धीरे धीरे करके वो डिके भी होने लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें अपने डेंटल की केयर करनी चाहिए। और हमें ट्वाइस तो ब्रश ज़रूर करना चाहिए, और रात में सोते से पहले हम लोगों को एक बार माउथ में ज़रूर ब्रश करना चाहिए, वरना जैसे कोई भी बैक्टीरिया हो लंबे समय तक अगर वो रुकेंगे तो वो सिक्रीट करेंगे और जिससे कि हमारे टूथ ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए थे वो बता देती हूँ। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये आप लोग लिख लेंगे, इसमें मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लास्ट वीडियोस में कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म खुद फूड बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक में वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल, कहाँ से प्लांट अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। मेनली क्या होते हैं, 3 रॉ मटेरियल होते हैं। एक तो CO2 वो कहाँ से लेते हैं, स्टोमेटा की हेल्प से, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। दूसरा वाटर कहाँ से लेते हैं, वाटर रूट्स की हेल्प से, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा होता है सनलाइट भी वो बाहर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें पता चल गई। उसके बाद क्या बताया गया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। मैंने HCl बताया था ना, स्टमक में सिक्रीट होता है। तो HCl क्या होता है, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसको, जो पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट होता है, क्योंकि उसे एसिडिक मीडियम में ही काम करना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं डाइजेशन की मतलब जो प्रोसेस होता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए HCl सिक्रीट होता है, क्योंकि जो पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स का डाइजेशन कर रहा होता है उसको एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। आप यहाँ पे फंक्शंस लिख सकते हैं जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैंने पीछे बताए थे, कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन्स को तोड़ता है, कौन सा शुगर को तोड़ता है या कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, दूसरा म्यूकस क्या हेल्प करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है बट आप ये भी बता सकते हैं। दूसरा हाउ इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। मैंने बताया था ना, इसमें बिलाई ऐसे करके स्ट्रक्चर थे, जो बिलाई जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं जिसके कारण डाइजेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाए और ज़्यादा अमाउंट में हो जाए और एब्जॉर्प्शन भी बहुत सारा हो जाए। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे और इनका आंसर भी अच्छे से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन। ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे पहले एक एक्टिविटी दे रखी हुई है रिस्पिरेशन का, हम लोग वो पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्या बोला है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। लाइम वाटर ले लीजिए, मतलब जो चूना होता है उसका पानी ले लीजिए। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। उसमें थोड़ी सी हवा डालिए, फिर चेक करिए कितना टाइम लगता है इसको मिल्की मतलब वाइटिश अपीयरेंस आने में। यूज़ अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। अब थोड़े में आपको खुद से एयर में मतलब हवा डालनी है, ठीक है। दूसरे में आपको क्या करना है, या फिर कोई भी टेस्ट मतलब इंजेक्शन टाइप का या कोई पिचकारी टाइप का चीज़ लेनी है, उससे आपको एयर डालनी है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया, एक में आप क्या कर रहे हैं, एयर बीइंग पास्ड, ठीक है, इनटू लाइम वाटर विद पिचकारी। दूसरे में एयर जो है वो बीन एक्सेल्ड इनटू लाइम वाटर। अब आप एयर एक्सेल कर रहे हैं, दूसरे में आप पिचकारी के थ्रू डाल रहे हैं। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। व्हाट डज दिस टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रेथ आउट। तो यहीं पे बता रहे हैं ना, इससे पता चलता है जैसे आप नॉर्मल एयर को डालेंगे तो क्या होगा ना, उसमें उतना अमाउंट का CO2 नहीं होता है, जिससे कि जो लाइम वाटर होता है उसका रिएक्शन होता है। जब वो लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है जिसके कारण जो होता है वाइट सा अपीयरेंस आता है, उसका वाइट सा लगता है वो। तो यहीं पे बता रहे हैं कि अगर आप खुद से माउथ से एयर को एक्सेल करेंगे तो उसमें CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी टर्न हो जाएगा। और जो पहला वाला है पिचकारी वाले में, उसमें इतनी जल्दी वो टर्न नहीं होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बताई गई है उसको रीड करते हैं। इसमें फर्मेंटेशन का बताया गया है, तो हम लोग इसको देखते हैं।
टेक सम फ्रूट जूस और sugar solution, add some yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with one hold cork. Fit the cork with the bent glass tube. Dip the free end of the glass tube in the test tube containing freshly prepared lime water. What change is observed in the lime water? How long does it take to change the color? ये प्रोसेस भी वही बताया गया है, उसमें फर्मेंटेशन होता है. इसको हम लोग पहले रीड आउट कर लेते हैं, फर्मेंटेशन क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, फिर मैं आपको ये एक्टिविटी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी. तो अब हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं. जो हमारा रिस्पायरेशन टॉपिक है ये क्या है. थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट दे चुकी हूँ, व्हाट इज़ ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन कैसे डिफरेंट होता है. तो अब हम लोग वही प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में. वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स. हम लोग न्यूट्रिशन टॉपिक तो डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट सेक्शन. अब बोल रहे हैं द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ यूज्ड इनटू सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस. तो जो भी फूड आपने न्यूट्रिशन के थ्रू लिया है, अब वो क्या करेगा, सेल्स के पास जाएगा. तो सेल्स उसको यूज़ करेंगे किसके लिए, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं. दूसरा बोला है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज. अब कैसे एनर्जी बनाते हैं, कौन सा सेल किस तरीके से एनर्जी बनाता है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है. यहाँ पे बताया गया सम यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली. कुछ क्या होते हैं जो ऑक्सीजन को लेते हैं, जो आप लोग ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं यार, उसकी हेल्प से ग्लूकोज को पूरा ब्रेक डाउन कर लेते हैं. किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ठीक है. फिर दूसरे हैं जो सम यूजेस अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. कुछ होते हैं जैसे कहीं कहीं पे जो कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, जो ग्लूकोज टूट रहा है, वो किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है. किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन की हेल्प के क्या करवाते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में या जो अदर सब्सटेंस फॉर्म होगा. ठीक है. मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में प्रोसेस बताया था ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस चलती रहती हैं. तो यही ऑक्सीजन की हेल्प से जो प्रोसेसेस हो रही हैं जिसमें फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ पे इसकी बात करी गई है. नेक्स्ट बताया इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, C6H12O6. तो ये होता है ग्लूकोज. तो इसमें कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, 6. हाइड्रोजन के कितने हैं, 12. ऑक्सीजन के 6. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसको 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसको क्या तोड़ा जाता है, उसको इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट. सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है उसको हम लोग तोड़ते हैं किसमें, पायरुवेट में. पायरुवेट. तो ये प्रोसेस तो सब में कॉमन है कि जो 6 मॉलिक्यूल का ग्लूकोज है वो पहले 3 कार्बन के मॉलिक्यूल का ग्लूकोज में टूट जाता है. चाहे ये उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए या बिना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करे और एनर्जी रिलीज़ करे, वो बात पे डिपेंड करता है. लेकिन ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना सभी ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है. तो अब नेक्स्ट बात करते हैं. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ये कहाँ पे हो रही है प्रोसेस, ये साइटोप्लाज्म में हो रही है. साइटोप्लाज्म तो आप लोग जानते होंगे, जो सेल होता है, सेल के बाद अंदर उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर की जो एरिया होती है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म. तो ये वाली प्रोसेस जहाँ पे ग्लूकोज किस में टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है पायरुवेट में, ये प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है. ठीक है. तो ग्लूकोज जब पायरुवेट में टूटता है तो ये प्रोसेस, और पायरुवेट कैसा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड है और ग्लूकोज कैसा है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड है. इसमें आपको इसके केमिकल फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना होगा कि जो फर्स्ट स्टेप होती है ग्लूकोज कैसे टूटता है, उसमें सबसे पहले ग्लूकोज 3 मॉलिक्यूल के कंपाउंड में टूट जाता है जिसे हम लोग पायरुवेट कहते हैं, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. नेक्स्ट बताया गया है फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. अब क्या हो रहा है, आप कहेंगे अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज हो रहा था जो फर्दर ग्लूकोज डिवाइड हो रहा था, बट यहाँ पे तो इथेनॉल बोला गया है. तो ये जो प्रोसेस हो रही है ना, जब ये पायरुवेट बन गया, अब ये पायरुवेट टूट जाएगा किसमें, CO2 में प्लस इथेनॉल में. ये टूट तो CO2 प्लस वाटर में भी सकता है. CO2 प्लस वाटर में तब ये ब्रेक डाउन होगा जब इसका रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कराया जाएगा. अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो अगर ये टूट रहा है पायरुवेट, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में टूटेगा. तो वही आगे बताया गया है. Since this process takes place in the absence of air, that is oxygen,
It is called anaerobic respiration and breakdown of pyruvate using oxygen takes place in mitochondria. चलिए ये तो नेक्स्ट लाइन बताएगी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूट गया, ये तो हर तरीके के ऑर्गेनिज्म में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटना कंपलसरी है, उसके बाद ही कोई प्रोसेस होगा अलग अलग तरीके का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूट गया, अब पायरुवेट की जो ब्रेकिंग करा रहे हैं वो आप लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रहे हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है वो बताया गया है कि आपने पायरुवेट की जो ब्रेकडाउन कराया है वो एब्सेंस ऑफ एयर में कराया है। जब एब्सेंस ऑफ एयर में करवाया है तो पायरुवेट टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में। जब कोई भी प्रोसेस एयर की एब्सेंस में कराया जाता है तो हम उसे कह रहे हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर एक पॉइंट बताया गया है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है ना ग्लूकोज, तो वो प्रोसेस कहाँ होता है, वो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन जो यहाँ पे जो फर्मेंटेशन की बात करी गई है ना, जब वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होगा। ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होना भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है और फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट टूटेगा तो वो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। उसके बारे में हम लोग आगे रीड करते हैं। बोला गया दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर प्रोडक्ट इज वाटर। वही बात बोली गई है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस चल रही है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। जब रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन हो जाएगा, अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो वो एनारोबिक रिस्पायरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक रिस्पायरेशन इज लॉट ग्रेटर देन एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक रिस्पायरेशन में जब ग्लूकोज टूटता है, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था न्यूट्रिशन में, ये तो पढ़ा था कि ग्लूकोज को आगे जाके हम लोग तोड़ेंगे जिससे बहुत सारी एनर्जी मिलेगी जो सेल यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, जब ग्लूकोज टूटा तो अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन से कंपेयर करें तो एरोबिक रिस्पायरेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो वही कह रहे हैं sometime when there is lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule, and this build up a lactic acid in our muscles during the sudden activity cause cramp. अब ये तो एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन हो गया, ये दो तरीके के ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अगर आप बहुत तेज़ से दौड़ के आए होते हैं, बहुत तेज़ से दौड़ के आओगे ना, तो आपको तेज़ तेज़ हाँफते हुए सांस ले रहे होते ना, तब वहाँ पे ऑक्सीजन हमें उतनी मिल नहीं पाई होती, क्योंकि बॉडी ने तो बहुत सारा काम कर लिया होता है तो उसे बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तभी आप लोग तेज़ तेज़ से सांस ले रहे होते हैं कि खूब सारी ऑक्सीजन आप एक बार में अंदर इनहेल कर सकें। तो वहीं पे बता रहे हैं, जब ऑक्सीजन पूरी नहीं रीच कर पा रही होती है ना हमारे सभी सेल्स के पास, तो क्या होता है, कभी कभी ये जो पायरुवेट है वो टूटता है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटेगा, अब ये टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है, उसमें टूट जाता है। तो लैक्टिक एसिड जब बन रहा होता है ना हमारी बॉडी में, तभी वो क्रैम्प्स हो जाते हैं। कभी कभी देखा आप लोगों ने, पेन होता है ना मसल्स में, आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर दीजिए या बहुत दिनों के बाद रनिंग करिए, साइकिल करिए, तो क्या होता है, कहते हैं क्रैम्प्स हो रहा है, क्रैम्प की पेनिंग हो रही है हमारी मसल्स में या थाई मसल्स में या फिर कह सकते हैं हैंड की मसल्स में। तो उसके कारण होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड बन जाता है ग्लूकोज का, और एनर्जी भी नहीं उतनी रिलीज़ हो रही होती है। तो आई होप आपको ये तीनों प्रोसेस समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक फ्लो चार्ट से। जैसे जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, कहाँ पे होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा, और दूसरा इसके साथ थोड़ी एनर्जी भी फॉर्म करती है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, जैसे ईस्ट में होता है जो फंगस होती है, तो क्या बनता है, इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इथेनॉल कैसा है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड है। लेकिन अगर वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है और ये प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनती है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में ही क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों ब्रेकडाउन के पाथवे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया गया है कि जो एनर्जी रिलीज हुई ना, ये द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी विच इज यूज टू
फ्यूल अदर एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। अब जो ये एनर्जी रिलीज होती है ना, इस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। किस फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है ना, एक तरीके से एक नए मॉलिक्यूल को बना लेती है ये एनर्जी। तो अगर कभी भी इसको सेल को एनर्जी चाहिए होगी तो वो उसी मॉलिक्यूल को तोड़ के उससे एनर्जी ले लेगा। तो वही प्रोसेस है कि आपने किसी बॉक्स में एनर्जी को स्टोर कर लिया। तो अगर आपको कभी एनर्जी चाहिए हुई तो आपने उस बॉक्स को तोड़ा, आपने एनर्जी उससे ले ली। तो वही काम करते हैं ना, जैसे ही एनर्जी रिलीज़ हुई ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई, वाटर फॉर्म हुआ, उसके साथ जो एनर्जी रिलीज़ हुई ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, एटीपी का नाम दिया उसे ठीक है, और उसे स्टोर कर लिया जिससे सेल और एक्टिविटी परफॉर्म के लिए वो एनर्जी को यूज़ कर सके। अब बोला है इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग एनर्जी टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल। अगर कभी आपको ऐसी रिएक्शन हमारे सेल में मतलब हमारी बॉडी में होनी है जिसमें एनर्जी ज़रूरत होती है, तो एनर्जी ज़रूरत पड़ने पे आप क्या यूज़ करेंगे अपनी सेल में? एटीपी को बुला लेंगे कि एटीपी आओ, तुम्हारे हमने एनर्जी स्टोर करी थी ना तुम्हारे अंदर, तो आप टूट के वो एनर्जी मुझे दे दो जिससे मैं अपनी प्रोसेस को परफॉर्म करूँ बाकी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एटीपी क्या है? कुछ नहीं, एटीपी एक तरीके का क्या होता है ना, आप एनर्जी स्टोर करने के लिए एक कंपाउंड बना लेते हैं, उसे ही कह देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है एटीपी के बारे में, उसे रीड करिए। एटीपी इज़ अ एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। जो भी सेल के प्रोसेस होते हैं उसमें एनर्जी का काम करने के लिए कौन होता है? एटीपी। तो ये बोला गया द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कैसे बनता है ये एटीपी? अगर हमारे सेल में जैसे ही एनर्जी बनी, अब एनर्जी बनी तो वो क्या करेगा, जो एडीपी प्रेजेंट है हमारे सेल में पहले से प्रेजेंट होता है उसको फॉस्फेट के साथ मिलवा देगा और क्या बना देता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडीपी क्या होता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, उसके साथ एक और फॉस्फेट मिला दिया तो बन गया ना एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यही तो जब ये बन रहा होता है ना, तो ये एनर्जी, ये प्रोसेस बनने में अपने पास एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो वही कह रहे हैं। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज एटीपी टू ड्राइव रिएक्शन। आपने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक 2 तरीके की रिएक्शंस पढ़ ली होंगी अब तक। एंडोथर्मिक क्या होती है? वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें बाहर से एनर्जी देनी होती है जिससे वो रिएक्शन हो सके, तब हम लोग ये एटीपी का यूज़ कर लेते हैं। ये बोला गया है व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन द एटीपी मॉलिक्यूल इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी इक्विवेलेंट इज रिलीज। कितनी एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पे वो बताया जाता है कि एक एटीपी से कितनी एनर्जी रिलीज हो जाती है और कैसे रिलीज होती है। जो आपने ये एक्स्ट्रा फॉस्फेट जोड़ा था ना एडीपी में, वही पानी की हेल्प से वो टूट जाता है और एनर्जी रिलीज होके तो रिएक्शन में यूज़ हो गई और वापस से एडीपी बन जाता है। अब ये पे यहाँ पे बताया गया है think how battery can provide energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. Similarly, ATP can be used in the contraction of muscles, protein synthesis and conduction of nerve impulses and many other activities. तो यही जैसे कि बैटरी होती है ना, बार बार उसे रिचार्ज कर लेते हैं, तो ऐसे ही हम लोग बार बार ATP बना लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक एनर्जी करेंसी की तरह यूज़ होती है। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, मसल्स को एनर्जी चाहिए तो वहाँ पे जाएगी, प्रोटीन को बनाने में चाहिए वहाँ जाएगी, कोई नर्व के सिग्नल भेजने ब्रेन तक वहाँ पे जाएगी, और बहुत सारी जो एक्टिविटी हमारे सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर उसमें यूज़ हो जाती है। तो आई होप आपको ये एटीपी क्या है इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एडीपी क्या होता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एटीपी एडीपी से ही बनता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन समझ में आ गया होगा। इसका जितना भी बचा हुआ टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो जितना बेसिक्स था एरोबिक और एनारोबिक का वो तो क्लियर कर दिया है मैंने आपको। कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा जिससे बिल्कुल भी आपके ये दिमाग से बाहर ना निकले। और अगर अभी तक आपने इसे अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से उसको शेयर करिए जिससे उनके भी सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और वो भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम्स में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।